हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे सीटेट 2024 में सोशल साइंस को लेकर, जिसमें 60 नंबर का जिन बच्चों का एसएसटी होता है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को स्टार्ट करने से दो महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान रखिएगा। पहला, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आप एक बार में सीटेट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो भी बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं और अदर कैटेगरी में 4 नंबर 5 नंबर से पीछे रह जाते हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आप फर्स्ट टाइम में कैसे सीटेट क्लियर करें। ठीक, इसके अलावा आपको पता है कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपको 90 मार्क्स जो है पास होना चाहिए, लेकिन विगत जो कुछ परीक्षाएं हुई हैं जैसे अदर स्टेट में, उसमें सभी कैटेगरी में 90 मांगा गया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इट मीन्स कि आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के पास करने के साथ साथ इट मीन्स कि अब आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल के अलावा भी, तो आपको 90 मार्क्स पाने हैं। तो आप किस तरीके से तैयारी करें कि आप इस नंबर को अचीव कर सकें, उसके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगी। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि एसएसटी में पूरा जो भी क्वेश्चन बना रही हूँ वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी अच्छे से, उनको ये वीडियो और उनको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। वह स्थान जहां पर सबसे पहले चावल उगाए गए थे वह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये भी आपका सीटेट का ही क्वेश्चन है। चूंकि बार बार पूछा जाता है इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन को मैं ज्यादा ध्यान रखती हूँ। ठीक है, तो वह स्थान जहां पर सबसे पहले चावल उगाए गए थे वो था विंध्य का उत्तर, और ये स्थान था कोल्डिवा जो उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही उत्तर की जगह दक्षिण दे सकता है कि चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया, तो भारत में दक्षिण वाली जगह पर। तो दक्षिण वाले या दक्षिण भाग में नहीं उगाए गए थे, बल्कि आपको पता है कि कोल्डिवा में सबसे पहले चावल के प्रमाण मिलते हैं। और चावल का जो ये प्रमाण मिलता है कोल्डिवा, ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आपको पता है कि अगर ओवरऑल बात करें भारत के मैप की, तो उत्तर प्रदेश उत्तर की दिशा में है। ध्यान रखिएगा, तो ये दक्षिण तो कभी नहीं होगा। तो स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन में ये सब चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कि देखिए, यहाँ पर आंसर में दिया है उत्तर में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये विंध्य के उत्तर में चावल के प्रमाण सबसे पहले देखे गए थे। ठीक, आगे क्वेश्चन, पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, पटवारी के काम का निरीक्षण करता है कौन? तहसीलदार। ये जाति प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पटवारी का जो काम होता है, आपको पता है कि जो गांव में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे पटवारी को ही लेखपाल, कानूनगो के नाम से जाना जाता है। लेखपाल पटवारी एक ही है, अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये खेत का या जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं और अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें, यानी जो भी जमीन का ये जैसे नाप करते हैं, उस जमीन में कौन सी फसल उगाई गई थी या कौन सी फसल उगाई जा रही है, इसकी रिपोर्ट जो है ये पटवारी देता है सरकार को। ठीक है, और आपको पता है कि वो जो भी कार्य करता है उसका अपना एक रिकॉर्ड होता है। जमीन से रिलेटेड महत्वपूर्ण और बेसिक जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो सब पटवारी के पास मिलते हैं। अब जैसे पटवारी का जो भी काम होता है उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर होता है तहसीलदार। इसका जो सबसे मुख्य कार्य है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को या किसी बालक को, बालिका को जात प्रमाण पत्र चाहिए तो वो तहसीलदार ही क्या करता है, देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन में मैं कम से कम स्टेटमेंट के कम से कम 20 क्वेश्चन बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे पटवारी के बारे में बताया, तो लेखपाल कानूनगो को इसी नाम से जानते हैं, पटवारी के नाम से। पटवारी के काम का निरीक्षण करता है कौन? तहसीलदार। तहसीलदार जात प्रमाण पत्र को वितरित करता है या देता है। और पटवारी का काम है जमीन का रिकॉर्ड रखना, जमीन में कौन सी फसल उगाई गई है उसका रिकॉर्ड रखना, और सरकार को इस बात की क्या जानकारी देना कि उसने जितने भी राजस्व या कर इकट्ठा किए हुए हैं तो उसमें कितना प्रतिशत क्या था। मतलब कि अगर जैसे जमीन का क्या किया, नाप किया, इस जमीन में कौन कौन सी फसलें उगाई गई हैं, और कर से रिलेटेड कार्य किसका होता है? पटवारी का। तो देखिए, 6 क्वेश्चन मैं बताई हूं, ये 6 भी आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, लाल मृदभांड संबंधित है किस सभ्यता से? तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है लाल मृदभांड। मृदभांड से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। विगत प्रश्न पत्र उठाइए, मैं आपको बता रखी हूँ कि मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी जिसमें आप कैसे तैयारी करें और एसएसटी में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, से रिलेटेड होगा।
वो वीडियो भी जब आएगी तो आप देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है लाल मृदभांड। तो आपको पता है मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। जब उस समय की सभ्यता की बात हम करते हैं तो आपको पता है कि पक्के के बर्तन या ये लाल मिट्टी, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, उनको आग में नवपाषाण काल में, जब आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई, नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार हो गया, तो इस तरह करते करते लोग धीरे 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 करके हर वो छोटी कला से परिचित होने लगे जो उनके जीवन में, जो जैसे डेली जो दैनिक रोज के कार्य होते थे, दैनिक चर्या के जो कार्य होते थे, उनको और भी कैसे ढंग से सुचारू चलाया जाए, इसके लिए तो मिट्टी के बर्तन जो होते थे, अगर वो कच्चे होंगे तो उन्हें आग पे जैसे बैठाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या खराब हो जाएगा। तो वो आग में मिट्टी के बर्तनों को क्या करते थे, पका देते थे, तो उससे मजबूत हो जाते थे वो बर्तन। मिट्टी के बर्तन क्या हो जाते थे, पक जाते थे और क्या हो जाते थे, मजबूत हो जाते थे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ पतीला सा है, तो इस पतीले को ये लोग क्या करते थे कि बहुत बाद में क्या होने लगा, उसमें मृदभांड को क्या किया जाने लगा, कलर किया जाने लगा, उस पर तरह तरह की चित्रकारी की जाने लगी। आगे आप देखते हैं कि काले और लाल रंग की चित्रकारी की जाने लगी। कहीं जगह पर आप देखते हैं कि किस घाटी सभ्यता के बर्तन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके बर्तन के आधार पर हम बता सकते थे कि किस घाटी सभ्यता की बात हो रही है, क्योंकि ज्यामितीय आकार के भी बर्तन देखे गए। तो जब बर्तनों में ज्यामितीय आकार की, ऐसी ज्यामितीय आकार की जब रचना देखी जाने लगी, तो उससे आधार पर हम सभ्यता के बारे में जानने लगे कि हाँ, इस सभ्यता के समय क्या हो गया था, लोग इतने दैनिक चर्या के कार्य को इतना ज़्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपनी जो छोटी छोटी कलाओं थे उससे इतना ज़्यादा मतलब पूर्ण हो चुके थे कि वो बिल्कुल रोजमर्रा के जो कार्य होते थे वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब कह लीजिए कि सुविधाजनक हो गए थे। क्योंकि आपको पता है कि लोग उस समय झुंड में हुआ करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करना, फिर वहां से गोश्त लेकर आना, फिर उसे पकाना और खाना, ये उन लोगों का क्या था, दैनिक कार्य था। तो अब फिर जब आपको पता है कि जब हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े बड़े पत्थरों का आविष्कार हो चुका था, और पत्थर जो है वो जानवरों को मारे जाने के लिए, आपको पता है कि बड़ा पत्थर होगा तो वो बहुत कम दूरी तक जाता था, जबकि छोटे छोटे जो नुकीले पत्थर होते थे वो ज्यादा दूरी तक जा सकते थे। तो इस बात को ये लोग ध्यान में रखते हुए क्या करने लगे, अपनी डेली लाइफ को क्या करने लगे, सुविधापूर्ण बनाने लगे। तो ये कौशलता जो थी, जो कौशल हुए लोग, वो उनके दैनिक जीवन को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए हो गए थे। ध्यान रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट में आए हुए क्वेश्चन है जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है, हिंदुस्तानियों को इंडोस या इंडस नाम किसने दिया। तो इंडोस या इंडस नाम जो दिया था वो यूनानी व ईरानी द्वारा इंडोस नाम दिया गया था। हिंदुस्तानियों को इंडोस किसने कहा था, तो ईरानी और यूनानियों ने कहा था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब हम सिंधु सभ्यता की घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है सिंधु को इंडो कहते थे, उसी से वहाँ के लोगों को जो रहते थे लोग, उनको इंडोस कहा जाने लगा। तो ईरानी और यूनानी सी को ई पढ़ते थे, स को ई पढ़ते थे, तो इसलिए वो सिंधु को इंडो पढ़ने लगे। इस तरीके से आगे चल के इंडोस बना और आगे से चल के हिंदुस्तान बना, इसी से आगे चल के। तो ये कहा किसके द्वारा गया गया था, यूनानी और ईरानियों के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन डिट्टो परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। एक बात और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये बता देती कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर बात करें तो दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत से पुरा स्थल जो हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में 3 क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा मिले हैं। दक्षिण भारत से भी बहुत पर्याप्त स्थान मिले हैं। अब हम जब बात करते हैं पाकिस्तान या अफगानिस्तान की, तो अब चूंकि आप भारत में की परीक्षा अगर देखा जाए कि अगर आप यहाँ की परीक्षा के क्वेश्चन देखते हैं तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में कौन कौन से स्थल और किस किस जगह पर पाए गए। तो आपको पता है कि भारत में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर के जो गर्तावास के प्रमाण मिले वो कश्मीर से मिले। तो गर्तावास से एक क्वेश्चन तो आपका तय मानिए कि जो भी पूरा स्थल है उनमें एक गर्तावास से, एक मृदभांड से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कालीबंगन, लोथल, ये सब गुजरात, राजस्थान, ये सारे क्षेत्र में, और हरियाणा में पाए जाने वाले राखी गढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लोथल ओवरऑल बात करें तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा बड़े बड़े मोहन जो ये
स्नानागार, बड़े बड़े अन्नागार जो मिले हुए हैं, उससे पता लगता था कि लोग जो है एकत्रित होकर पूजा पाठ वाली भावना थी। तो ये सारे स्थल चूंकि भारत में हैं, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 1921 में खोज किसकी गई? रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर उसे उपहार दिया और उस पर कभी भी ना आक्रमण करने का वचन दिया गया। किसने ऐसा वचन दिया था? तो पड़ोसी देश के शासकों ने। देखिए, अब हम जब एनसीईआरटी की क्लास 8th या 7th की बुक पढ़ते हैं तो उसमें समुद्रगुप्त के बारे में दिया हुआ एक बच्चा होता है, उसे समुद्रगुप्त का किरदार निभाना होता है। ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी में जब आप कोई भी लेसन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो लेसन की शुरुआत होती है एक कहानी से। तो उस कहानी के आधार पर यह होता है कि एक बच्चा जो होता है उसे समुद्रगुप्त का किरदार निभाना होता है, और वो क्या करता है, खूब सोचता है कि वो राजा की तरह बिल्कुल तलवार लेकर मुझ पे ताव देते हुए किरदार निभाएगा। लेकिन जब उसे पता लगता है समुद्रगुप्त के बारे में, जिसका किरदार उसे निभाना होता है, तो उसे पता लगता है कि उसे वीणा भी बजाना पड़ेगा और बैठना भी पड़ेगा, संगीत भी, मतलब गायन भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसके दिमाग में जो राजा की जो छवि होती है वो थोड़ी बदलती दिखती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास करती हूँ ताकि एक बार ही देखने के बाद से आपको चीजें समझ में आ गई। अब प्रशस्ति के बारे में हम जानें तो प्रशस्ति का संस्कृत अर्थ ही होता था प्रशंसा। जो भी राजा या उसके राजकवि जब प्रशस्ति का निर्माण करते थे, इसका मतलब वो राजा का गुणगान करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। अब हम जब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखते हैं तो उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था और उसने क्या किया था, वो इतना महान, उसने महाराजा, देखिए आपको पता है कि अगर हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो श्री गुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, ये सारे जो इसके जो दादा थे, उसने महाराजा धीराज की उपाधि, इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला कोई भी राजा जो होगा वो बहुत ही वीर और पराक्रम होगा, इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त के ओवरऑल बात करें तो इसके दादा का गुण इसमें बहुत ज्यादा, परदादा का गुण इसमें बहुत ज्यादा आया था। इसने क्या किया था, 9 आर्यवर्त शासकों को और दक्षिण के 12 शासकों को इसने क्या किया था, पराजित किया था। पराजित करने के बाद से उन शासकों को, उनके राज्य क्षेत्रों को वो अपने अधीन कर लेता था। इसी में उसके कुछ पड़ोसी देश के शासक थे जो, जैसे ओवरऑल बात करें तो देखिए, जैसे ये भारत है तो भारत के अंदर जो शासन कर रहे हैं तो ये तो इसके भारत के अधीन है, भारत के अंदर रहने वाले। लेकिन जो बाहर के शासक थे, जो भारत के बाहर भी थे, उसको भी इसने क्या किया था, पराजित किया था। और इसी में उसके कुछ ऐसे पड़ोसी देश के शासक थे जो उसके पास आए, उसकी अधीनता स्वीकार किया और उससे उपहार भी दिया। उपहार स्वरूप उसे बहुत ढेर सारे उपहार दिए, हाथी दिए, युद्ध सेना दी, मतलब काफी चीजें दी, और बताया कि आज के बाद से वो कभी भी उन पर आक्रमण नहीं करेगा। तो ऐसा उसने किसने किया था, तो पड़ोसी देश के शासकों ने कर दिया था। 9 आर्यावर्त के शासकों को और 12 दक्षिण के शासकों को उसने क्या किया था, पराजित किया था और उनके राज्य को अपने अधीन किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आती हैं, इसलिए मैं आपको इसे बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ। ठीक, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है एक क्वेश्चन, अलवारों के भक्ति गीतों का संग्रह मिलता है दिव्य प्रबंधन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्य प्रबंधन में मिलता है अलवारों के भक्ति गीतों का संगीत। एक हम पढ़ते हैं अलवार और दूसरा हम पढ़ते हैं नयनार। ठीक है, ये इसमें जो अलवार जो थे वो वैष्णव भक्त से संबंधित है, जबकि नयनार जो थे वो शैव भक्त से संबंधित है। शिव संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय, ये दो बहुत ही समय में, मतलब बहुत साल पहले, इन दोनों का बहुत ही ज्यादा वर्चस्व रहा था। तो अलवारों के भक्त, आपको पता है कि वैष्णव धर्म से संबंधित था, और इनके भक्ति गीतों का जो संग्रह मिलता है वो मिलता है दिव्य प्रबंधन में। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक एक पॉइंट जो बता रही हूँ सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सतनामी आंदोलन से संबंधित है, तो गुरु घासीदास जो है वो सतनामी आंदोलन से संबंधित है। आपको पता है कि आंदोलनों का किसी भी समय में, किसी भी युग की अगर हम आंदोलन की चर्चा करते हैं तो वो उस समय की पूरी प्रकाष्ठा पर होते थे। आंदोलन ही बताता है कि उस युग में किस तरह की कमी थी, किस तरह की बुराई थी और लोगों को आंदोलन करने का क्या रीजन बना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सतनामी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी बीपीएससी 3.0 की परीक्षा जो रद्द हो गई है उसमें ये भी प्रश्न आया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे एक आंदोलन से उसमें भी प्रश्न पूछा हुआ था। तो आंदोलन से प्रश्न चूंकि सीटेट में भी पूछे गए हैं तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए कुछ
7-8 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन लेने का उद्देश्य ही सिर्फ इतना था ताकि आप चीज़ों को समझ सकें कि हाँ, किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।